गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास की 9वां लेसन शासक और इतिवृत्त मुग़ल दरबार से संबंधित 16वीं और 17वीं शताब्दियों के बीच के काल का वर्णन करेंगे। शासक और इतिवृत्त। शासक और इतिवृत्त का अर्थ है कि जो मुग़ल दरबार के जो शासक थे, मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे, वो किस प्रकार से अपना शासन चलाते थे और उसके शासन की प्रचार और प्रसार को, उसके इतिहास को किस प्रकार से वो लिखवाते थे। दरबारी जो इतिहासकार थे उनका वर्णन कैसे करते थे, वो किस प्रकार की लेखन सामग्री का प्रयोग करते थे और किस तरह से जो मुग़ल शासक थे वो उनसे अपना इतिहास लिखवाते थे। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची और प्रचारित की जाती थी। यह अध्याय मुग़ल साम्राज्य के इस समृद्ध और लुभावने अभ्यास की आयाम की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालेगा। सबसे पहले मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य। मुग़ल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। पहला मुग़ल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज़ खां का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुग़ल शब्द का प्रयोग किया। किसने किया मुग़ल शब्द का प्रयोग? यूरोपियों ने। जो यूरोपीय लोग, यूरोपीय उस समय जो साम्राज्यवाद की विचारधारा फैल रही थी, ब्रिटेन भी एक यूरोपीय कंट्री था, यूरोपीय देश था। यूरोप एक महाद्वीप है और ब्रिटेन उसका एक देश था जिसने भारत पर शासन किया। सोलहवीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है, कि शब्द का, मुग़ल शब्द का। यहाँ तक कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इसी से उत्पन्न हुआ है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जंगल बुक के रचयिता कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा रची गई पुस्तक थी जंगल बुक। मुग़लों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की। साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगाना से प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने भगा दिया था। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा। इसके उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं, जो 1530 से 40 और 1555 से 56 यानी 2 काल में शासन किया, उन्होंने अपने साम्राज्य में सीमाओं का विस्तार किया, किंतु वह अफ़गान नेता शेरशाह सूर से पराजित हो गया, जिसने उसे ईरान के सफ़ावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। निर्वासित यानी कि यहाँ से भागकर वहाँ जीवन बिताया। 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, किंतु 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग जलालुद्दीन अकबर, जो 1556 से 1605 तक जिसने शासन किया, को मुग़ल बादशाहों में महानतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ और उसने ईरान के सफ़ावियों और तुरान, जो मध्य एशिया के
उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहाँ 1628 से 58 और औरंगजेब 1658 से 1707 के रूप में विभिन्न व्यक्तित्व वाले 3 बहुत ही योग्य उत्तराधिकारी हुए। औरंगजेब को एक अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट माना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब। इसके जो उत्तराधिकारी हुए वो कमज़ोर उत्तराधिकारी हुए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यद्यपि इसकी गति काफ़ी धीमी रही। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा और उन्हें सुदृढ़ किया। सोलहवीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ और इसके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था, जहां राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे और साथ ही श्रेणियों और हैसियतों परिभाषित की जाती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्युपरांत राजवंश की शक्ति घट गई। दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे विभिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। इतिवृत्तों की रचना। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की परियोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था, ये बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात मीन्स जो अमीर लोग थे, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, शाहजहाँ और आलमगीर, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहाँनामा और आलमगीरनामा ये संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। तुर्की से फारसी की ओर। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब फली फूली। चूँकि मुगल चगताई मूल के थे, शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार के, अतः तुर्की उनकी भाषा थी। इसके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे। तो बाबर ने किस भाषा में अपनी कविताएं लिखी? तुर्की भाषा में। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। फारसी की दरबारी भाषा का स्थान ऊंचा दिया गया था और उन लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। राजा, शाही परिवार के लोग
और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। कुछ और आगे यह भी सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी, वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिलों में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। अतः स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की में फारसी में अनुवाद किया गया। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ। पांडुलिपियों की रचना, इसका अध्ययन हम कल करेंगे, आज यहीं तक अध्ययन करेंगे।